हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम थर्ड चैप्टर जो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। रीजन इज दैट कि 10th क्लास में ये चैप्टर हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका था। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको स्टार्टिंग से एक बार पढ़ते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मीन्स जब हमने एलिमेंट्स को एक टेबल बनाई, साइंटिस्ट ने कि एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज किया गया, जिसको हमने क्या कहा, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको मैं एक बार छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले डोरबनियर एक साइंटिस्ट आए थे, बट उनकी भी फेल हो गई थी, ड्रॉबैक्स थे बहुत ज्यादा। फिर ऑक्टेव साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया, उसमें भी बहुत ड्रॉबैक्स थे। फिर मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट वो एटॉमिक मास से वहां पर भी कुछ ड्रॉबैक आए, जैसे आपने 9th क्लास में अपने सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा है अबाउट आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स के रीजन से भी और कुछ ड्रॉबैक्स आए, जो वो भी उस पीरियोडिक टेबल वो उसमें भी ड्रॉबैक्स रहे। फिर अब उसके बाद नील्स बोहर ने उसमें थोड़ा सा चेंज किया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए क्रेडिट उनको भी जाता है। तो नील्स बोहर, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो मेंडलीफ का ही पीरियोडिक टेबल को हम लोग आज टिल टुडे यूज करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। अब देखिए कैसे उसको अरेंज किया गया है। पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले बच्चों हाइड्रोजन को हमने टिल टुडे कोई भी किसी के साथ नहीं रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन की अपनी बहुत फास्ट प्रॉपर्टीज हैं। उसकी प्रॉपर्टीज कुछ फर्स्ट ग्रुप से कुछ 17 से मिक्स करती है। इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए हाइड्रोजन को आप देखेंगे एक अलग बॉक्स में ही हाइड्रोजन को रखा गया है। फिर हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पूरी पीरियोडिक टेबल में हम 2 चीजों को पढ़ते हैं, पीरियड मींस रो एंड ग्रुप। तो सबसे पहले हमें क्या कैसे देखना है, ये हमने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आते हैं। उसके बाद बीच में हमारा आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक आते हैं। फिर हमारा आता है पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें 13th ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप तक एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। और ये सब जितने एलिमेंट अरेंज किए गए हैं, ये अरेंज किए गए हैं ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है इनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं डी ब्लॉक को। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को फर्स्ट ग्रुप में, इस ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होता है उसके नाम से हम उन फैमिलीज को जानते हैं। जैसे कि आपने देखा हमने 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर 9th क्लास में ही सब बच्चे लर्न कर चुके होंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन इज इन 13th ग्रुप, कार्बन 14, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो जैसे हमने इसको कहा बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेक्लोजन्स। एंड 17th ग्रुप एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड हेलोजन फैमिली, एंड द लास्ट एंड 18th ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज इनर्ट गैस ग्रुप और जीरो ग्रुप और 18th ग्रुप। आप सबको जैसे पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो सब इनर्ट होते हैं। इनर्ट मींस जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, वैलेंस शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे हमने 18th ग्रुप में डिवाइड किया। और लास्ट में एक आता है हमारा एफ ब्लॉक। जब हम 118 ग्रुप से ज्यादा एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो जब यहाँ हम जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में 1-2 एलिमेंट थे, लेंथेनम और एक्टिनियम, जब पीरियोडिक टेबल डिजाइन हो चुकी थी उसके बाद फिर कुछ ऐसे 18 एलिमेंट्स मिले जिनकी प्रॉपर्टीज लेंथेनियम से सिमिलर थी, कुछ ऐसे थे जिनकी
प्रॉपर्टीज एक्टिनियम के साथ सिमिलर थी, तो इसीलिए उस समय तो वहां इनको अरेंज करना मुश्किल था, तो एक अलग सीरीज बना दी गई, एफ ब्लॉक एलिमेंट उनको कह दिया गया, और दो सीरीज हमें यहाँ पर बना दी हमने, लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टेनाइड सीरीज। और इन दोनों सीरीज में मोस्टली एलिमेंट्स कैसे हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। अभी आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को 12th क्लास में आपको पूरा डिटेल में स्टडी करना है। चलिए अब सबसे पहले बेटा देखिए कि हमें जब भी हमारे पास क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते तो ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, हमें दो एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आता है, दो एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पीरियड में फॉल कर रहा है या ग्रुप में, इसमें कौन सा हमें रूल लगाना है, पीरियड का रूल लगाना है या ग्रुप का रूल लगाना है। तो आइए इसको समझते हैं। जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी इसको क्या इधर से हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, दीज आर कॉल्ड पीरियड, 7 पीरियड्स है, और हम ऐसे चलेंगे तो ये टॉप टू बॉटम होता है ग्रुप। जब भी हम ग्रुप के किसी ट्रेंड को पढ़ते हैं तो टॉप टू बॉटम, और पीरियड में किसी भी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो पीरियड में पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके, चलिए ट्रेंड्स को पढ़ने से पहले, डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आपके पेपर में आता है। आपको एटॉमिक नंबर गिवन होगा और एटॉमिक नंबर से आपको बोला जाएगा कि कैलकुलेट या पोजीशन आप बतानी है, आपको पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है, आपको 3 चीजें बतानी होती हैं कि वो एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है उस एलिमेंट का नाम आपको गिवन नहीं होगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर से किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है और किस ब्लॉक में है। तो उसके लिए छोटी छोटी सी चीजें आपको समझनी है। पीरियड का मतलब है, पीरियड वो कैसे बताना है हमें, पीरियड हमें बताना है कि जो लास्ट, जब भी हम सबसे पहले, तो ये बात है कि क्लासिफिकेशन वाले इस चैप्टर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमें जब भी कोई न्यूमेरिकल करना है सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे सपोज 23 का हमें दिया, Z आपको पता है, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, तो मान लो 23 एटॉमिक नंबर है, इसका हमें बताना है किस पीरियड, किस ग्रुप और किस ब्लॉक में ये फॉल करता है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया, बेटा सब लोगों को पता होगा कि हम नोबल गैसेस ग्रुप में, अगर बड़े बड़े एटॉमिक नंबर हमें दिए जाते हैं, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो हम इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखने से अच्छा होता है उसके नियर वाला जो भी इनर्ट गैस होता है हम उसकी फॉर्म में लिखते हैं। तो इट इज 23। तो आर्गन मैंने लिखा, आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हो चुके हैं, और उसके बाद 4th शेल स्टार्ट होती है, नहीं तो 18 + 2 20। अब हमारे कितने बचे, 3, तो 3d3। अब देखिए सबसे इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कही है या नंबर ऑफ शेल कितना है, 4, तो इसका पीरियड कितना होगा, 4th पीरियड होगा, ये 4th पीरियड में होगा। फिर हमें बताना है ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में फॉल करता है उसको हम कहते हैं उसका ब्लॉक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी ब्लॉक में फॉल करता है, तो हमारा ब्लॉक हुआ डी। अब आता है ग्रुप, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ग्रुप को हम कैसे बताएंगे। ग्रुप को बताने के लिए अब जैसे हम ग्रुप भी हमारे पास ये ब्लॉक पे डिपेंड करता है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी है और एफ ब्लॉक है। कैसे हमें देखना है, अगर हमारा ब्लॉक एस है, सपोज हमारा ब्लॉक एस है, तो एस में आउटर एस इलेक्ट्रॉन में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2, क्योंकि हमारे एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप, सीधा सा हिसाब है, ठीक। अब अगर P ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो देखिए, क्योंकि P ब्लॉक में S के बाद बीच में हमने 3 to 12 वाले नंबर्स नहीं काउंट करते, तो हम क्या करते हैं, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में जाता है तो हम उसमें प्लस कर देते हैं 12। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 13th ग्रुप, 2 होगा तो 14, 3 होगा तो ऐसे 12 में हम ऐड करते जाएंगे, 15, 4 होगा तो 16, इस तरीके से। अब अगर हमारा डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, उसके लिए रूल है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जितना डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में है प्लस एस में है, उसको हम दोनों को मिलाकर लिखेंगे। तब हमारा, जैसे कि हमने यहाँ कहा डी ब्लॉक में था तो इसमें डी ऑर्बिटल में था, सॉरी, तो डी में जा रहा है तो हमने क्या किया, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और उसके पहले एस में कितने हैं, 2, तो हमारा हो गया पूरा 3 + 2 5th ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन आपका यहाँ से
बिल्कुल कंफर्म है कि एक आपको पोजीशन पीरियोडिक टेबल में जरूर बतानी है। अब इसके बाद हमारे आते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज की पीरियोडिक टेबल में व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो कैसे ट्रेंड्स, कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम सिर्फ एटॉमिक साइज को ही बताते हैं। अब किसी एटम का साइज कैसे हम बताएंगे? एटम का साइज कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा, किस तरीके से उसको ट्रेंड चेंज होता है, वो प्रॉपर्टी कैसे मूव करती है। तो देखिए, एटॉमिक साइज का मतलब क्या है? किसी भी एटम में शेल्स का नंबर। अगेन वही कि जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। जब अब आप देखिए, एक ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को रखा गया है। तो जैसे सपोज लिथियम, सोडियम, इसके बाद आएगा पोटेशियम, उसके बाद आएगा रूबियम, फिर आएगा सीजियम, ये सब एक ग्रुप में, ऐसे ग्रुप। और अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड कैसे होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो जब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो आप देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है 3 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट में 1। अब बेरिलियम 4 तो 2 और 2, अगेन बोरोन तो 5, 2 एंड 3, ठीक है। और अगर हम ऐसे ग्रुप में देखें तो ग्रुप में क्या है कि लिथियम का 2, 1 और सोडियम की बात करें तो सोडियम 11 मीन्स 2, 8 एंड 1। शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स आर 2, नंबर ऑफ शेल्स आर 3। और अगर पोटेशियम में देखेंगे 2, 8, 8, 1, नंबर ऑफ शेल्स आर 4। तो इट इज क्लियर, व्हेन वी मूव top to bottom in a group, then atomic size increases with increase in number of shells। क्योंकि जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती हैं, तो नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने से साइज भी बड़ा होता जाता है। अब इसी चीज को देखना है पीरियड में। अब देखो, पीरियड में क्या होना चाहिए? अगर हमने कहा कि नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंग ही हमारा साइज इंक्रीज होता है, तो पीरियड में तो साइज इंक्रीज ही नहीं होना चाहिए। 2 शेल, 2 शेल, 2 शेल, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, हर एलिमेंट का साइज अलग अलग होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब हम यहां पर देखते हैं एक वर्ड, अब यहां पर आता है न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और जब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब आप ये देखिए, हमने देखा लिथियम में 3 एटॉमिक नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3 है। इसको देखें तो 4 है। मतलब जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते जा रहे हैं तो प्रोटॉन का साइज, इलेक्ट्रॉन का साइज सेम होता है, तो प्रोटॉन सारे न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं शेल्स में। तो इस समय पर यहाँ पीरियड में क्या होता है कि जो प्रोटॉन है उनका जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के पास लगेगा। प्रोटॉन का नंबर सेम एक ही जगह रहता है, तो इस रीजन से इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनमें आपस में ये श्रिंक होने लगते हैं, तो साइज डिक्रीज हो जाता है। और क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हम जब पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। और जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। चलिए, अब दूसरी चीज आती है एटॉमिक रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। रेडियस का मतलब है कोई भी सर्कल है उसकी जब हम हाफ जो डिस्टेंस लेते हैं वो होता है रेडियस। अब इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के रेडियस को हम नहीं निकाल पाते, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल पार्ट से किसी भी कोई 2 सर्कल है मान लो, उनके सेंटर पार्ट की डिस्टेंस से हम उसका एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं। अब ये रेडियस देखिए, हमारे पास कंपाउंड आपने सुने कोवैलेंट। कोवैलेंट में क्या होता है, एक पार्ट ओवरलैप होता है, तभी तो कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। ये पार्ट ओवरलैप हो जाता है, तो ये रेडियस हो गया कोवैलेंट रेडियस। उसके बाद अगर हम देखते हैं
मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस मीन्स जो मेटल के बीच में बनता है। हम क्या कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं प्लस चार्ज है और बीच बीच में उनकी प्रॉपर्टी होती है कि बीच में वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है, तो यहां से ये चार्ज हुआ। तीसरा हमारा होता है वंडर वॉल रेडियस। इसका क्या मतलब है, जहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, नो बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो इन दोनों की जिसके में कोई बॉन्ड नहीं है उसको हमने क्या कहा, वंडर वॉल रेडियस। तो ये रेडियस। अब हमसे क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है कि कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडर वॉल रेडियस को आप इनके रेडियस की मतलब साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो क्या लगता है आपको सबसे बड़ा साइज किसका है, वंडर वॉल रेडियस का, उससे कम किसका होगा, मेटालिक रेडियस का, और सबसे कम किसका होगा, कोवेलेंट रेडियस का। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में कुछ पार्ट ओवरलैप कर जाता है, तो कोवेलेंट रेडियस का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है। आइए उसके बाद हम समझते हैं कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। अब इसके बाद हम समझते हैं एटॉमिक आयनिक रेडियस, एटम से आयन कैसे बनते हैं। हाँ जी, सबने पढ़ा है एटम से आयन कैसे बनते हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या बनाता है, उससे कैटायन। ठीक, चलिए अगर कैटायन का साइज कैसा होता है, कैटायन में मान लो कोई मेटल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आया, तो 1 पॉजिटिव चार्ज बना कैटायन। इट मीन्स ये कैटायन का साइज कैसा हो जाता है, स्मॉलर। ठीक है, और अगर मैं कहती हूं आपको कि किसी ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया, गेन कर लिया, तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसका साइज कैसा हुआ बच्चों, बिगर। अब अगर मैं आपको आयनिक रेडियस को बोलूं कि आयनिक रेडियस को आप अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइज के, तो क्या होगा, सबसे पहले अब एटम, कैटायन और एनायन, अगर मैं आपको ऐसा बोलती हूं कि आप इनको अरेंज कीजिए, किसका साइज छोटा है और किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइज के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो क्या होगा, सबसे छोटा साइज किसका होगा, कैटायन का, उसके बाद एटम का, और उसके बाद सबसे बड़ा किसका होगा, एनायन का। ओके, समझ आया। तो हमने अभी तक पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल ऑफ एनी एलिमेंट और ट्रेंड्स जिसमें एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज को हमने डिस्कस किया। अभी हम आगे एक एक करके अभी इनको भी डिस्कस कर देंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।